हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो देख लिया। अब हम लोग सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट का खासियत क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में हम लोग वाटर बॉयल कर रहे हैं और हमने एक थर्मामीटर ले रखा है जो कि बॉइल्ड वाटर पर का टेम्परेचर रीडिंग करने के लिए है। ठीक है, अब हम लोग इसको बॉयल करते हैं। आपको पता है वाटर पर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो वाटर बॉयल हो रहा, आपको नजर आ रहा है कि टेम्परेचर यहाँ पर जो रीड हो रहा वो 100.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब हम लोग उस पर कुछ सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। अब देखो सॉल्यूट ऐड करने के बाद अगर हम लोग वापस से उसका रीडिंग लेंगे तो देखो वो आपको रीडिंग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 100.8 हो गया, अब वो 100.9 हो गया। अब देख रहे हो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब मान लो हमने कुछ और सॉल्यूट ऐड कर दिया है ना, तो अगर कुछ और सॉल्यूट ऐड करेंगे तो होना क्या चाहिए, इसका टेम्परेचर और भी ज्यादा रीड होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर और भी ज्यादा होना चाहिए। तो देखो 102.0, 102.1 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है विद द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। तो हमें पता है ये जो सॉल्यूट था वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था। तो वो स्टार्टिंग में ये 100.5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था। अब आप बोलोगे वाटर पर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस था। तो बच्चे हो सकता है ना कि ये जो वाटर हमने ले रखा था ये एग्जैक्टली प्योर वाटर नहीं है, क्योंकि टैप वाटर एग्जैक्ट एकदम से तो प्योर वाटर होता नहीं है। तो जब हम लोगों ने एक्स्ट्रा इस पर आपने देखा कि सॉल्यूट डालते जा रहे थे तो उस केस में क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट देखो बढ़ता जा रहा है। अब ये बढ़कर जैसे 102.2 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो सॉल्वेंट पर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और एक्चुअली हम लोग जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो इसी चीज को हम लोगों को थ्योरेटिकल फॉर्म में देखना है। तो चलो देखते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको लगभग सिमिलर मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आप देखो दो कंटेनर हमने ले लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट कंटेनर में केवल हमारे पास प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, जबकि एक दूसरा जो कंटेनर है वो सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट के साथ हमने सॉल्यूट को भी मिला रखा है। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है, बॉइलिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहां की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप सोचो इस प्योर सॉल्वेंट की बात करें, अगर इस प्योर लिक्विड की बात करें तो यहाँ पर वेपर्स का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसके वजह से वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो सोचो हम लोग इसको कम ही हीट करेंगे तो ये वेपर प्रेशर क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच कर जाएगा और यहाँ पर ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। वहीं जब आपने इसमें सॉल्यूट डाल दिया था तो ये जो सॉल्यूट थे आपको पता ही होगा ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट थे, और अगर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होंगे उस केस में सोचो यहाँ पर इसके सरफेस पर सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आ गए, और सॉल्यूट पार्टिकल्स के आने की वजह से इनका वेपराइजेशन कम हो गया, और जैसे ही इनका वेपराइजेशन कम हो गया, क्योंकि हमारे पास ये वेपर के फॉर्म में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे ना, और आपने ये तो देख ही लिया था कि प्योर फॉर्म में उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्योंकि वेपर पर का फॉर्मेशन कम हो रहा है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो सोचो ये वेपर प्रेशर 1 atm तक हमें पहुंचाने में कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को बॉइलिंग कराना है। तो बॉयल कराने के लिए हमारे पास एक ही फंडा है, वो फंडा क्या है, इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो अगर इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचा देंगे तो सोचो हमें बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, या हम लोग इसको टेम्परेचर के टर्म में बोले कि यहाँ पर टेम्परेचर हमें बहुत ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। उस केस में यहाँ पर वेपर का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा तभी तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक रीच कर पाएगा। अब इस बात को हम लोग इस ग्राफ से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस में हमने टेम्परेचर ले रखा है। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राफ दे रखा है, ये जो ऑरेंज कलर का लाइन है वो सॉल्वेंट पर का ग्राफ है। तो आपको पता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता रहेगा, ज़्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा। तो देखो
जैसे जैसे टेम्परेचर आपने बढ़ाया वेपर का ज़्यादा फॉर्मेशन हुआ, मतलब ये अपवर्ड, ये इंक्रीजिंग टाइप पर का आपको ग्राफ नजर आएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ये जो लाइन है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 1 atm है या 1.013 बार है, ठीक है। अब मान लो ये लाइन यहाँ पर टच कर रहा, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, ठीक है। इस पर्टिकुलर वेपर प्रेशर के लिए टेम्परेचर क्या है, टीबी नॉट, ठीक है। यहाँ पर नॉट जो है वो प्योर सॉल्वेंट पर के लिए लिखा गया है, टीबी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, उसको टीबी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हम लोगों ने अब इसमें सॉल्यूट डाल दिया जो कि नॉन वोलेटाइल टाइप पर का सॉल्यूट था। अब इस सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन पर का वेपर प्रेशर जो होगा, क्योंकि यहाँ पर वेपर का फॉर्मेशन कम होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी तो डाउन हो जाएगा, वो भी तो नीचे आएगा। उस केस में अगर मान लो हमने सॉल्यूशन पर का ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करा तो सिमिलर ग्राफ हमें सॉल्यूशन पर के लिए भी ड्रॉ करना है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर पर का, ठीक है। तो देखो ये ब्लू लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब समझो जरा, क्योंकि यहाँ पर वेपर कम बनने लगे, जब हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा यहाँ पर, तो यहाँ पर वेपर पर का फॉर्मेशन कम हुआ। अगर ये वेपर पर का फॉर्मेशन कम हो रहा तो आपको नजर आ रहा होगा कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें तो, जो कि पहले बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का था। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm नहीं हो पा रहा है, उससे काफी कम है। अब हमें क्या करना है, उसको और टेम्परेचर बढ़ाना है ताकि ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पर बन रहा हो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच करे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाए। अब इसमें हम लोग रेगुलर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा वेपर पर का फॉर्मेशन होगा और ये धीरे धीरे करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पहुंच जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पहुंच जा रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर जगह पर ये जो टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टीबी, ठीक है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट आपको नजर आ रहा है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, इसी को हम लोग बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको नजर आ रहा होगा कि शुरू में जो बॉइलिंग पॉइंट था उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है उसमें, ठीक है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब सोचो ये डेल्टा टीबी एक्चुअली डिपेंड किन चीज़ों पर करेगा, तो आपको ये बात तो समझ में ही आ रहा है कि सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा। हम लोग अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा डाल देंगे उस केस में यहाँ पर वेपर का फॉर्मेशन उतना ही कम होगा, ठीक है। और जितना कम वेपर का फॉर्मेशन होगा हमें उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा इसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। मतलब कि ये भी एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो हमने कौन सा सॉल्यूट डाला इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्यूट के नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस फर्क इतना पड़ रहा है कि हमने सॉल्यूट पर का अमाउंट कितना डाला है। हाँ, बट ये सॉल्यूट जो है वो जो भी हम लोग सॉल्यूट डालेंगे वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं उस समय आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नजर आ रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग एनसीईआरटी से देखते हैं। तो देखो इसमें क्या लिख रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा। हम लोगों ने देखा था कि वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता था, उसमें एक टेम्परेचर भी था। इट बॉयल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन तो यही था, जब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हमने बॉइलिंग पॉइंट कहा था। अगर वाटर के लिए बात करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो 1.013 बार हो जाए, या कहें कि 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ही होता है। दूसरा बात हमने क्या देखना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही ऐड किया था तो आपने देखा था वहां पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। सेकेंड बात ये भी ट्रू है, देखो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ही तो फंक्शन था वेपर प्रेशर, आप चाहे सॉल्वेंट का ले लो या फिर सॉल्यूशन का ले लो। फिर इसने क्या लिख रखा है, द बॉइलिंग
पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हमने ग्राफ के थ्रू भी ये बात देख लिया था कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा होगा। सिमिलरली हमने ये भी देख लिया, जैसे कि केस 1 में हमने देखा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करता था सॉल्यूट पर के अमाउंट पर, उसी तरह एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करेगा सॉल्यूट पर के अमाउंट में। आपको याद होगा हमने टीबी नॉट से प्योर सॉल्वेंट पर का बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था। लेट टीबी नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी जो था वो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन पर का था। तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हम लोग बोल सकते हैं, डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, जो इंक्रीज पार्ट है टीबी माइनस टीबी नॉट जो इनिशियल था इज नॉन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी चीज को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, डेल्टा टीबी। ठीक है, और ये हम लोगों ने देख लिया था, ये डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड किया था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, जो कि हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करा था ना। अब हम लोग देख लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर का स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको लिख सकते हो। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा था, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। इसको अगर मैथमेटिकली देखें तो क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो हमने यहाँ पर मोलालिटी क्यों लिया, आप सोचो कि कंसेंट्रेशन टर्म्स तो बहुत सारे थे, मोलालिटी भी हम लोग ले सकते थे, बट हमने यहाँ पर देखो टेम्परेचर वेरी कराया। तो आपको पता है कि मोलालिटी एक ऐसा कंसेंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर से मतलब नहीं है यहाँ पर उसको। तो इस वजह से मोलालिटी सबसे अप्रोप्रिएट टर्म था, तो इस वजह से यहाँ पर मोलालिटी दे देखा है। तो डेल्टा टीबी अगर मान लो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक फैक्टर आएगा जिसको हमने केबी बोला, केबी इंटू एम। ठीक है, जहां पर एम क्या है, मोलालिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको पहले से पता है। उसी तरह केबी क्या है, केबी इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको बोला जाता है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो याद रखना ये तीनों टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान में रखना। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मोलालिटी नजर आ रहा है। तो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो ये दे रखा है यहाँ पर। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी इंटू देखो ये मोलालिटी पर का एक्सप्रेशन यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी निकालने में काम आता है। तो M2 अगर इस साइड करेंगे तो डेल्टा टीबी यहाँ नीचे आ जाएगा ना बच्चे, जहाँ पर M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो याद करो हमने जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था उसमें भी हम लोग सॉल्यूट पर के मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते थे। तो हम लोग इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने में, क्योंकि बाकी सारा चीज हमें नोन रहेगा। अब जब आप इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो एनसीईआरटी का एक टेबल का हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो इस टेबल का हमें बार बार यूज ना करना पड़े। यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है, बहुत सारे सॉल्वेंट दे रखे हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, उनका केबी का वैल्यू दे रखा है, उसी तरह उनका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, और ये लास्ट में उनका के एफ का वैल्यू दे रखा है। तो आप लोग ये वाला वैल्यू याद रखोगे। जैसे वाटर पर का आपको बॉइलिंग पॉइंट पहले से पता है 100 डिग्री सेल्सियस का हो, या अगर केल्विन में बोले तो क्या होगा 373.15 केल्विन। और उसी तरह आप हमेशा याद रखना वाटर पर का जो केबी पर का वैल्यू होता है वो क्या होगा 0.52। ठीक है, कई बार ये वैल्यू आपको प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आप हमेशा इसको याद रखना ताकि प्रॉब्लम बनाते समय इसका आप यूज कर पाओ। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी ने एक प्रॉब्लम दे रखा है, इसको देख लेते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का वेट दे रखा है 18 ग्राम डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। चलो वाटर का भी वेट दे रखा है, मतलब यहाँ इन दोनों फिगर से हम लोग मोलालिटी फाइंड कर सकते हैं। इन अ सस्पेन एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। ठीक है, तो बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करेगा। देखो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, केबी फॉर वाटर। अच्छा केबी यहाँ पर दे रखा है, लेकिन कई बार क्या होगा कि केबी आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आप हमेशा याद रखना वाटर पर के लिए जो केबी होता है वो 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है। ठीक है, अब देखो क्योंकि 18 ग्राम दे रखा है तो वहाँ पर से नंबर ऑफ मोल्स आसानी से आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल जैसे ही आ गया और आपको सॉल्वेंट पर का वेट भी दे रखा है तो आप तुरंत से मोलालिटी निकालोगे। तो मोलालिटी क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 1 डायरेक्टली आ जाएगा, तो आपका मोलालिटी भी कितना आ गया 0.1। तो अब हम लोग यहाँ डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी का वैल्यू मैंने बताया था 0.52 इंटू हमारा ये 0.01 मोलालिटी आ गया था। अब देखो डेल्टा टीबी का वैल्यू आ गया कितना
0.052 केल्विन बच्चे, ठीक है। तो ये तो डेल्टा टी भी आया ना, बट हमें क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर वो प्योर सॉल्वेंट रहता, मतलब प्योर वाटर रहता, उस केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373.15 केल्विन, ठीक है। अब इस टेम्परेचर पर अगर जो डेल्टा टी भी वैल्यू आया वो हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन पर का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। करेक्ट है, बहुत सिंपल सवाल है ये। तो देखो सेकंड सवाल पर आ जाते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दे रखा है। यहाँ पर बेंजीन को एक सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया गया। When 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। चलो यहाँ पर जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है उसका वेट दे रखा है जो कि 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है। द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज टू 354.11 केल्विन। आपको नजर आ रहा है पहले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ चुका है ना। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। चलो यहाँ पर से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड करना है और के बी दे रखा है। बेंजीन का के बी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो भी सवाल होगा वो हमेशा इसमें दे रखा होगा, ठीक है। अब देखो एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही है, क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेल्टा टी बी जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं। जो भी एलिवेशन हुआ है वो आप देखो ये फाइनल वाले बॉइलिंग पॉइंट से जो इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट है उसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 0.88 केल्विन, ठीक है। अब देखो ये सीधा हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 0.88 केल्विन इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी वाला टर्म में हमारे पास केवल एक ही चीज अननोन है, वो अननोन क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है उसका मोलर मास। तो हम लोग जब ये पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर से देखो आ गया है 58 ग्राम पर मोल, राइट। तो इसका मतलब क्या है, मोलर मास सॉल्यूट का क्या है, 58 ग्राम पर मोल। ये आप खुद से एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो देख लिया है। अब हम लोग थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।